आत्मवंदन मास्टर्स, सभी को मेरा मधु सोनिका कोटि कोटि प्रणाम और सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। ये हमारा अब स्वाध्याय का प्लेटफॉर्म भी बन गया है और हम थिंकिंग एंड डेस्टिनी किताब का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो हैरल्ड वॉल्डविन पर्सिवल मास्टर जी के द्वारा चैनल की गई थी बेनोनी गैटल जी को। और आज हम जिस चैप्टर का स्वाध्याय कर रहे हैं वो चैप्टर 7 है, मेंटल डेस्टिनी। और साथ ही साथ पेज नंबर्स हम 361 से लेकर 371 तक इसका स्वाध्याय करेंगे। आज नीतू मेहता जी इसका स्वाध्याय करेंगी। मैं कुछ बताना चाहती हूँ बिफोर आई, वन सेकेंड, लेट मी ऐड नीतू जी एंड देन वी कैन। I am already added, I think. ओके, मे बी शायद मैं स्पॉटलाइट से हटाती हूँ सबको, रिमूव ऑल पिन्स। हाँ, अब मैं स्पॉटलाइट करती हूँ आपको। हाँ जी। सो नीतू जी हमारे साथ हैं, दिल्ली की रहने वाली है नीतू जी। और हाँ जी। साथ ये बिजनेस एनालिस्ट हैं। ये एज प्रोफेशन शी इज अ बिजनेस एनालिस्ट और दो बच्चों की माँ भी है। इन्होंने रेकी भी किया हुआ है और साथ में थीटा हीलिंग एंड एंजल हीलिंग थेरेपी ये भी जानती है। और हमारे साथ जुड़कर ये इंग्लिश वाले ग्रुप में, लाइट एंड सोल मेडिटेशन इंग्लिश ग्रुप में, ये ध्यान भी कराती हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़कर हिंदी ग्रुप में भी ध्यान कराती हैं और साथ ही साथ अब ये हमारे साथ स्वाध्याय भी करती हैं। सो इनका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच नीतू जी। ओवर टू यू एंड अब आप शुरू कर सकते हैं। शुक्रिया मधु जी, इतना बड़ा इंट्रोडक्शन देने के लिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्विकली। तो पहला सेक्शन, मेरे पास दो सेक्शंस हैं, डिजीजेस के ऊपर ही ये सेक्शन है। तो पहला है पर्पस ऑफ डिजीज, रियल क्योर एंड वेरियस स्कूल ऑफ थॉट्स टू बैनिश डिजीज एंड पॉवर्टी। तो इसमें बेसिकली टू स्टार्ट विद ये समझाया गया है कि पहली बात तो बीमारी क्यों आती है, क्या है, क्यों आती है, किस किस फॉर्म में, मानव रूप में, और उसका होने का क्या रीजन है। हम सब तंग तो होते हैं जब हम बीमार होते हैं या कोई बड़ी परेशानी हमें घेर लेती है, तो हम तंग तो होते हैं, बट अगर हमें वो चीज अंडरस्टैंडिंग के साथ जब हम उसे फेस करते हैं तो वो काफी इजी हो जाती है। क्योंकि कई बार ये तो ज्यादातर जो मुझे लगता है कि हम लोग क्यों इतना सफर करते हैं, क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं होती है। कोई भी प्रॉब्लम को आप जब डील करते हैं, आप जब उसे एक्सेप्ट करते हैं, वही फर्स्ट स्टेप है, और तभी आप उसे डील कर पाते हैं। जब तक हम डिनायल मोड में होते हैं, तब तक हम प्रॉब्लम को जब एक्सेप्ट ही नहीं करें तो हम उससे डील क्या करेंगे। तो ये सब चीजें इसमें काफी अच्छे से समझाई गई हैं। सो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी अब आज हम जानेंगे कि डिजीज या बीमारी किसे कहते हैं, या उसका कारण क्या है, और हमारी सोच के कौन से पहलू के बाहरीकरण की वजह से वो बीमारी का कारण बना या बीमारी का बीज बना। और ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है हमारा अपना त्रिगुण स्व, जिसको हम बोलते हैं। जितना जितना इसके बारे में हमने सुना, पढ़ा, समझा, उसका थिंकर पार्ट। तो रोग का उद्देश्य क्या है? रोग का उद्देश्य ही यही है कि शरीर और श्वास रूप को शुद्ध करना और पीड़ित को सीखने के लिए मजबूर करना। तो यहाँ ध्यान रहे कि जब तक हम उस बीमारी जो हमें सिखाने आई है, हम वो पाठ नहीं सीखेंगे, तब तक वो बीमारी हो सकता है जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ बनी रहे। ठीक है। तो कुछ विचारों के एक हिस्से को शरीर को शुद्ध करने के लिए बीमारी के रूप में बाहर निकाला जाता है। शरीर का शुद्धिकरण उबलने की प्रक्रिया के द्वारा पूरा किया जाता है, जिसे हम बॉयल्स भी कहते हैं। और जो समय और स्थिति और स्थान जब एक मोड़ बनाता है, एक जंक्शन बनाता है, तब ये हमारे पास आती है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। और जिसे हम घाव या अल्सर कहते हैं, वो बेसिकली बाहर लाए गए दृश्यमय मैल हैं। कभी कभी ये जो बाहरी संकेत हैं वो अनुपस्थित भी होते हैं, मतलब एब्सेंस ऑफ, आप कह सकते हैं,
विजिबल रिजल्ट्स, जो जैसे बीमारी में आपका क्या कहते हैं, बुखार है तो तेज बुखार है, लाल हो रहा है शरीर, तो जैसे पैरालिसिस या सियाटिका है, उसमें आपको बाहर कुछ नहीं दिख रहा है कि, पर आपके अंदर की पेन है। तो चाहे उसके कुछ सिम्टम्स जैसे हम बोलते हैं वो हो या ना हो, चाहे वो डिजीज हमारा कोई अंग खराब करके चलेगी, पर इन दोनों ही केसेस में शुद्धिकरण समान रूप से चलता है। रोग के इन प्रक्रियाओं के द्वारा कुछ सेडिमेंट्स को बाहर लाया जाता है। सेडिमेंट्स जैसे तट, हिंदी में थोड़ा सा मुश्किल वर्ड है, तो सेडिमेंट्स को बाहर लाया जाता है और हटाया जाता है। कभी कभी एक बीमारी के सभी सेडिमेंट्स हटाए बिना ही मृत्यु का कारण बन जाती है, तो वो सेडिमेंट स्टिल हमारे अंदर होते हैं और अनटाइमली हमारी डेथ हो जाती है उन उन सिम्टम्स के ज्यादा होने के कारण। तो जो सेडिमेंट्स या तलछट्टे जिन्हें बोलते हैं ये बचे रहते हैं, वो अगले जीवन में फिर उनको उबलना पड़ता है, और जब तक कि उनको उबाल कर हटा नहीं दिया जाता, और फिर हमारा भौतिक शरीर जो है उसका वो भाग शुद्ध हो जाता है। तो रोग का दूसरा उद्देश्य पीड़ित व्यक्ति को कुछ विशेष लेसन्स पाठ सीखने के लिए मजबूर करता है। बीमारियां आमतौर पर दर्द, भय, थकावट और निराशा के साथ होती हैं। विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं और असुविधाओं के साथ होती है। ये सब शरीर की नसों के माध्यम से कर्ता या डूअर की भावना को प्रभावित करती है। सोचने से सीखने का परिणाम हो सकता है। जब हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, सोचते हैं, तो उससे एक एक रिजल्ट आ सकता है कि हम सीख गए। पर अगर हम नहीं सीखते तो बीमारी की पुनरावृत्ति या रिकरेंस होगी, और अनुभवों को तब तक दोहराया जाएगा जब तक कि बीमारी का सबक मानव नहीं सीखता। यदि सीख लिया तो बीमारी पुनः नहीं होगी। बीमारी डूअर को सिखाती है, अब बेसिक अगर हम रीजन समझे तो सिखाती है कि क्या नहीं सोचना और क्या नहीं करना। तो नेगेटिव सिखाती है व्हाट नॉट टू डू एंड व्हाट नॉट टू थिंक। उसका उद्देश्य कर्ता को ये सिखाना नहीं है कि उसे क्या सोचना है और क्या करना है, राइट थिंग्स नहीं, रॉन्ग क्या नहीं करना, ये सिखाती है। अपनी बीमारी के कारण होने वाले दर्द और विकलांगताओं को ठीक करने के लिए कर्ता का हावी विचार, जैसे डोमिनेंट विचार जैसे हम बोलेंगे, वो जिम्मेदार होता है। जब तक बीमारी का लक्षण कर्ता के लिए असहनीय नहीं हो जाता, तब तक ठीक होने का विचार भी हावी नहीं हो पाता। है ना, कभी कभी तो हम बीमारी के साथ ही जीना शुरू कर देते हैं, एंड वी आर सो ओके फाइन विद इट, हम उसे एक पार्ट बना लेते हैं, बजाय लेसन लर्न करने की ये आई क्यों, और इसका निवारण करने के लिए मुझे अपने जीवन शैली, सोचने के, स्पेशली सोचने के तरीके में कुछ बदलाव करने हैं। ये सब ना सोचकर हम उस बीमारी के होने को अपने साथ ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यही कारण है कि अब, क्योंकि और ज्यादातर हम उस सोच के ऊपर जाने की बजाय बाहरी उसमें जैसे हीलर्स के पास जाना हमें ज्यादा ठीक लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि हम हीलिंग करा के बस इस बीमारी से किसी तरीके से निजात पा लें। उसके साथ अटैच जो हमारी करेक्शंस हैं, उस पे हम ज्यादातर ध्यान नहीं देते। तो यही कारण है कि विचारों के स्कूल्स या स्कूल्स ऑफ थॉट जिसे हम बोलते हैं, जो सोच से बीमारी को ठीक करने के तरीके प्रदान करते हैं, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स या अनुयायी हैं। भले ही ये तरीके सही हो या गलत, और भविष्य के परिणामों की परवाह किए बगैर, फिर भी हम इलाज, अगर कोई वास्तविक इलाज, ये कोई वास्तविक इलाज नहीं है। बीमारी कुछ समय बाद वापस आ ही जाती है, फिर कई या फिर किसी अन्य बीमारी के रूप में भी वो हमारा कर्म या वो हमारा थॉट जरूर सामने आएगा। तो प्रत्येक मामले में पीड़ित को परेशानियों में हानिकारक परिणाम जुड़ जाते हैं उसके साथ। ऐसी सोच को क्यों अवॉइड करना चाहिए और सही इलाज क्या है, ये जानते हैं। एक वास्तविक इलाज क्या है? एक बीमारी का पूर्ण उन्मूलन, कंप्लीट इरेडिकेशन, ये तब तक नहीं होता जब तक अय्या का प्रभाव भौतिक शरीर में उस बीमारी को उपस्थिति के लिए कहता है। तो अय्या पे ही एक इम्प्रेशन, एक मोहर होती है जो कि उस बीमारी को कॉल अपॉन करता है। यहाँ अय्या पर एक छाप या मोहर के समान होता है ये बीमारी, और यही प्राकृतिक बलों को, फोर्सेस को, आपकी अर्ली फोर्सेस को निर्देश देता है कि बीमारी
कि ये घटित होना है, तो हर बीमारी की अपनी एक मोहर होती है। प्राकृतिक बल इस मोहर का पालन करते हैं। ये सच है कि कई बीमारियां कुछ समय तक दिखाई देती हैं और फिर धीरे धीरे गायब हो जाती हैं, लेकिन वह ठीक नहीं होते। इस तरीके के इलाज प्राकृतिक बलों द्वारा, प्राकृतिक प्रक्रियाओं के रूप में तत्वों द्वारा प्रभावित होते हैं, या फिर जड़ी बूटी। तो इस बहुत सारी हिंदी के वर्ड्स की लाइन के कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो हम अर्ली फोर्सेस हैं, जहाँ जो हम जिसे एलिमेंटल फोर्सेस भी कहते हैं, या प्रकृति ने जड़ी बूटियों के रूप में हर हर जो भी चीज उगती है वो किसी ना किसी चीज का इलाज है। तो ये जड़ी बूटियों का इस्तेमाल या सर्जन के द्वारा ऑपरेशन से हमें फायदा तो मिलता है। जब जो ऑपरेशन से हम अंग निकलवा देते हैं तो उसमें दर्द तो बंद हो जाता है और बीमारी का फैलना भी बंद हो जाता है, पर एक वो पूर्ण इलाज नहीं है, क्योंकि बीमारी की मुहर अभी भी है और ब्रेथ फॉर्म पर उसकी छाप अभी भी है। तो ऑपरेशन कितने ही अच्छे से क्यों ना हुआ हो, बीमारी का हो सकता है इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में फिर से पुनरावृत्ति होगी। मेडिकल कोर्सेज जो है वो परमानेंट नहीं होती, ना ही वह असली इलाज है, चाहे चिकित्सक माने या ना माने। दवाइयां इसलिए काम करती है क्योंकि वे तात्विक बल या उनमें एलिमेंटल फोर्सेस है। जब दवाइयां मानव के टिश्यूज को छूती हैं तो उन पर तात्विक या एलिमेंटल एक्शन का जोर दिया जाता है। दवाइयां रेमेडियल या उपचारक हो सकती हैं क्योंकि उनमें यही एलिमेंटल फोर्सेस होते हैं। यह प्रभावित भाग में अन्य तत्वों को आकर्षित करती है। कौन से तत्वों को आकर्षित करती है? जो रेमेडियल फोर्सेस होते हैं, या जो और प्रकृति में तत्व हैं जो इंसान की सेहत को वापस रिस्टोर करने में मददगार है, उन और फोर्सेस को भी ये अट्रैक्ट करते हैं। यही एलिमेंटल फोर्सेस जो कुछ दवाइयों में मिलते हैं। कुछ लोग प्राकृतिक बलों के प्रति सचेतन होते हैं और कुछ जड़ी बूटियों में, अब ये उनकी बात हो रही है जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, ये उनके बारे में बता रहे हैं कि कुछ जो चिकित्सक हैं वो जड़ी बूटियों या कुछ ऐसी मर्जों की दवा बना पाते हैं। तो ऐसे लोग कहाँ कहाँ से बनाते हैं? जंगलों में जाकर, बहते झरनों के आसपास, नमी वाले क्षेत्रों में, विभिन्न जगहों पर जाकर प्राकृतिक जड़ी बूटी को ढूंढ पाते हैं, और सिर्फ ढूंढना नहीं, उनको सही समय पर सही मात्रा में मिलाकर रखते हैं। तो ये जड़ी बूटियां अनेक रोगों के निवारण हेतु काम आती हैं। तो जो भी उगता है वह बीमारी के निवारण हेतु इस्तेमाल किया जाता है, जा सकता है, अगर लोगों को उसकी मोहर और उसकी गुरुत्वाकर्षणों के गुणों के बारे में पता हो। औषधि बनाने के लिए ऋतु या दिन या रात का कौन सा वक्त है, इसका भी प्रभाव पड़ता है। तो आज के युग में चिकित्सकों को इलाज करने में विफलता काफी हद तक इन मामलों में अज्ञानता और अवमानना के कारण है। बहुत से डॉक्टर्स, और अब ये जो हमारे एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं वो तो इन चीजों को मानते ही नहीं, मान्यता भी नहीं है आयुर्वेदिक को। तो इसलिए बहुत से चिकित्सक इलाज करने के लिए विफल हैं, वो सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट कर पाते हैं, बीमारी को नहीं। तो बहुत अनुभवी चिकित्सक, सर्जन्स और हीलर्स को ये सत्य पता है कि उनके प्रयास प्रकृति की प्रक्रिया के लिए सिर्फ सहायक मात्र है। वह ये भी जानते हैं कि इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि कोई इलाज किया भी जा सकता है या नहीं, क्योंकि कई बार आशाजनक मामले भी ठीक नहीं होते और कई बार निराशाजनक प्रतीत होने वाले मामले भी ठीक हो जाते हैं। तो जो इलाज को प्रभावित करता है वह कौन है? आज वो इलाज कर पाता है जो डॉक्टर, वो भाग्यशाली चिकित्सक है, और जो नहीं कर पाता वह दुर्भाग्यपूर्ण है, उसके पास लोगों की भीड़ नहीं लगती। फिर भी किसी भी मामले में वास्तविक इलाज नहीं किया जा सकता जब तक कि शिकायत अपना पूरा कोर्स नहीं कर लेती, या बीमारी का हस्ताक्षर की समाप्ति या बीमारी के हस्ताक्षर की समाप्ति की अनुमति नहीं मिलती। हीलिंग या इलाज का एक असामान्य या नॉट वेरी कॉमन तरीका है हाथों को बिछाने का, जिसे हम हैंड हीलिंग कहते हैं। इस तरीके में और अन्य तरीकों में भी मौलिक बल या एलिमेंटल फोर्सेस को काम में लाया जाता है। हीलिंग इस उन व्यक्तियों के द्वारा की जा सकती है जिनका सूक्ष्म शरीर फॉर्म प्लेन के साथ सहयोग में
वहां से शक्तियां उसके माध्यम से फॉर्म प्लेन से आती हैं और बीमार व्यक्ति के शरीर में प्रवाहित होती हैं। तो ऐसी मानसिक शक्ति एक उपहार है, जिनके पास, जो जिन्हें हम हीलर कहते हैं, ये मानसिक शक्ति उनके लिए एक उपहार है। और ये किनके पास होती है? एक मजबूत सूक्ष्म शरीर और चुंबकीय व्यक्तित्व वाले लोगों के लिए ही घटित होती है। ऐसा बल अवश्य ही ऐसे व्यक्ति ने प्राप्त किया होगा जिसने पूर्व जन्म में जनरेटिव फोर्सेस या जन बल को संरक्षण किया हो। वर्तमान जीवन में ऐसे हीलर्स में, अब ये तो पिछले जन्म का है, हो सकता है ऐसे हीलर्स जिनके पास ऐसी ब्लेसिंग्स हैं, वो इस जन्म में कई विकारों से ग्रसित हों। तो ऐसी स्थिति में वो अपनी इस शक्ति को जल्द ही खो देंगे और ना ही खुद को बीमारियों से बचा पाएंगे। यूजुअली जो भी ये हीलर्स होते हैं, जो इस जन्म में अच्छे भी हैं, अच्छे कर्म भी कर रहे हैं, उन्हें अपनी इस शक्ति का अनुमान भी है, वो, उनके पास ये शक्ति इसलिए क्योंकि उन्होंने उनको दूसरों की मदद करने के लिए, लाभान्वित करने की एक जो इच्छा शक्ति है, निश्चित इच्छा शक्ति, वो है। और कभी कभी ये जो हीलिंग पावर्स हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार में ऊपर से नीचे तक चलती आती है। ये हमने कई उसमें देखा, जब लोगों को शफा होती है तो उनके बच्चों को भी आगे वो शफा पास होती है यूजुअली। इस शक्ति का लिंग या उम्र से कोई लेना देना नहीं, और इसमें बुद्धि या शक्ति का भी कोई आवश्यकता नहीं होती। बस बस मदद करने की इच्छा और चुंबकीय तत्वों और कुछ ताकतों के प्रति संवेदनशील होना, यही इसका कहेंगे प्री रिक्विजिट्स है। इस तरह के मानसिक उपचार में हीलर अपने हाथों को सामने और पीछे, जो बीमार व्यक्ति है उसके चारों वर्गों में के शरीर पे रखता है, चारों वर्गों में रखता है, और फिर निष्क्रिय रहता है, पैसिव रहता है, बिल्कुल पैसिव थिंकिंग, ऑल्सो एक्टिव थिंकिंग नहीं। और जीवन शक्ति के पारित होने के लिए एक सिर्फ चैनल होने का रवैया रखता है। माने उस अपना कुछ नहीं दे रहा, वो सिर्फ चैनलिंग कर रहा है, और वो फॉर्म प्लेन से जो भी शक्ति प्रवाह हो रही है वो उसके शरीर से होती हुई बीमार व्यक्ति के शरीर में प्रवाहित हो रही है। तो इस चैनल से जीवन शक्ति हीलर के चारों शरीर से होते हुई पीड़ित के चारों शरीर में प्रवाह करती है। और हीलर को उपचार करते वक्त कुछ सोच या कल्पना या इच्छा या विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि मानसिक गतिविधियां, जो हमारी मेंटल थिंकिंग है, उससे उपचार, ये जो उपचार के बल है उनके प्रवाह होने में हस्तक्षेप होता है, ऑब्स्टेकल क्रिएट करती है हमारी मेंटल थिंकिंग उस समय। जब वह निष्क्रिय रहता है तो ये बल प्रभावित होते हैं, और इस प्रकार पीड़ित व्यक्ति के शरीर में जीवन की लय व्यवस्थित ढंग से शुरू हो जाती है। तो जो बीमार व्यक्ति है उसकी जो भी एनर्जीज है वो सिंक में आ जाती है। तो इस वक्त में ना तो हीलर को पीड़ित का इलाज की तलाश में किसी प्रकार की मेंटल एक्टिविटी में संलग्न होना है, और इस तरीके में हीलर निष्क्रिय होकर इलाज करता है तो वह अवश्य ही सफल होता है। ऐसा करने में ना तो वह थकता है, ना ही हीलिंग में वह अपनी ताकत या चुंबकीय तत्वों का उपयोग करता है, क्योंकि ऐसा करने से उसका लाइफ फोर्स कम हो जाएगा। अगर उसमें एक मेरा भावना, मैं हीलर हूँ, ऐसी भावना आई तो उसके अपने फोर्सेस भी निकलेंगे, और तभी हम भी देखते हैं हीलर होने के नाते कई बार हम थकान महसूस करते हैं, तो दैट मीन्स कि हमने हीलिंग के टाइम में निष्क्रिय भाव नहीं रखा, कर्तापन आया, और उससे हमारी अपनी एनर्जीज भी डिप्लीट हुई, और तभी हम थकान महसूस करते हैं। तो वह इस प्रक्रिया में अपनी, और इस तरीके का थिंकिंग जब हम मेरा भाव से हीलिंग करते हैं, तो एक और डिसएडवांटेज उस बीमार व्यक्ति को पहुंचती है कि इस चैनल के थ्रू आपकी अपनी कमियां, हीलर की कमियां भी बीमार व्यक्ति में प्रवाहित हो जाती है। तो वेरी स्केरी, कोशिश करनी चाहिए कि ये ना ही की जाए। सेक्शन 20 आता है, थिंकिंग अगेंस्ट डिसीज और अदर वेज ऑफ मेंटल हीलिंग। जितने भी स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं वो क्या सिखाते हैं, एफर्मेशंस और थिंकिंग अगेंस्ट द डिजीज, के हम डिजीज है भी और उसे बोले हम नहीं है वो डिजीज, उसके बारे में क्या कहना है पर्सिकल सर का?
तो ये स्टार्ट होता है अच्छी सी लाइन से कि भुगतान से और सीखने से कोई बच नहीं सकता। सबको भुगतान भी देना है और सबको सीखना भी है, चाहे कोई चाहे या ना चाहे। आप में सभी चीजें जो संभव है वह ये सोच कर की जा सकती हैं। ये सिर्फ सोच कर की जा सकती है। एक विचार जो है एक प्राणी के जैसा होता है, क्योंकि प्रकाश जगत के प्रकाश तल से जारी किया जाता है, जिसमें कि प्राकृतिक तत्व उसको एक स्वरूप देते हैं। अब यहाँ हम विचार की बात करें, विचार क्या है? प्रकाश जगत के प्रकाश तल से जारी किया गया है, किया जाता है, और जिसमें जो अर्थ के तत्व है, प्राकृतिक तत्व, उसको एक स्वरूप दिया जाता है जो शारीरिक रूप से एक कार्य, एक वस्तु या एक घटना के रूप में दिखाई देगा। तो विचार एक जबरदस्त शक्ति हो सकता है। इसमें एक डूअर को की डिजायर की ड्राइविंग पावर होती है। लाइट ऑफ इंटेलिजेंस से शक्ति मिलती है विचार को, और प्राकृतिक तत्वों की ताकत होती है। कभी कभी एक सामान्य सोच भी अनचाहे रिजल्ट्स दिखा देती है। कभी कभी जो हम सोचते हैं वह हमें मिल जाता है, बट उसके साथ वो चीजें भी मिल जाती हैं जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और ये चीजें मांगने वाले की हालत खराब कर देता है। कई बार हम, जैसे किसी ने सोचा कि आ, मुझे इतना पैसा चाहिए, और उसने ये नहीं सोचा कि फेयर मीन से चाहिए, तो ये भी हो सकता है कि उसके नियर एंड डियर की डेथ हो जाए और लाइफ इंश्योरेंस का पैसा उसे मिल जाए। तो जो हम सोच रहे हैं उसमें इसीलिए जब हम एफर्मेशंस भी करते हैं तो हम एक ये लाइन जरूर जोड़ते हैं, इन दी हाईएस्ट एंड बेस्ट वे। तो आप जब सोच रहे हो तो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज, क्योंकि कुछ चीजें हमारे पास सामने ऐसी भी आ जाती हैं जो जब वो चीज हमें मिल जाती है जो हमने मांगी, तो हमें लगता है कि इससे तो ना मिलती तो बेहतर था, क्योंकि उसके साथ में जो फ्रीबीज आती हैं वो हमारा जीना दूभर कर देती है। जिन चीजों की कामना की गई शायद ही कभी उन परिस्थितियों में आती है। यूजुअली वो उन परिस्थितियों में तो नहीं आती जिन परिस्थितियों में उन्हें मांगते हैं। तो जिन परिस्थितियों में वह चाहता है, इसका कारण ये है कि उन सब फैक्टर्स को डूअर नहीं देख पाता जिनसे वह जूझ रहा था जब उसने वो कामना की थी, और ना ही वह ये देख पाता है कि उसकी कामना की चीज और कितनी चीजों के साथ जुड़ी हुई है। तो उसकी हालत बिल्कुल ऐसे होती है जैसे कि कोई एक अलमारी के ऊपर मान लो कोई कोई ऐसी चीज रखी हुई है जो कि, या स्कार्फ रखा हुआ है, और हमने उस स्कार्फ को चाहा, हमने उस स्कार्फ को खींचा, और उस स्कार्फ के ऊपर एक ईंट भी पड़ी थी, वो सीधा आके हमारे सिर पर गिरी। तो लगभग ऐसी सिचुएशन हो जाती है कई बारी। तो स्कार्फ तो उसे मिल जाता है, पर सिर पर बहुत बड़ा रोड़ा भी। जितना वह उस प्रकार के अवांछनीय आश्चर्य को प्रिवेंट करना चाहता है, उतना ही यूनिवर्सल कार्यों में बाधा पहुंचाता है, क्योंकि वह अंधेरे में कामना कर रहा है और उसे वही प्राप्त होगा जिसकी वह कामना नहीं कर रहा। वो भी चीजें साथ में उसे पैदा मिलेंगी। तो एक बीमारी को ठीक करने का सही और गलत तरीका मानसिक, बहुत से मानसिक तरीके भी होते हैं। गलत तरीके से स्वार्थीपन और मानसिक अंधापन या धोखा होता है, और गलत तरीके से विचारक झूठे दावे और झूठे इनकारों के साथ आगे बढ़ता है। आज वह चीजों को वह बताते हैं जो वह नहीं है। आज वे चीजों को वह बताते हैं जो वो नहीं है। ये मेंटल हीलर्स की बात हो रही है जो निगेट करते हैं। सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस मोड में निगेट करते हैं कि प्रॉब्लम है ही नहीं, और इसमें वो कैन ऑथर ये बोलना चाह रहे हैं कि वे उन चीजों को बताते हैं जो वे नहीं है, और जो है उनसे वो इनकार करते हैं। तो मतलब वो वास्तविकता से जिस जिस व्यक्ति को प्रॉब्लम है उसे वास्तविकता से दूर ले जाते हैं। वह सोचने की कोशिश करते हैं कि कूदने वाला जो दांत का दर्द है वह वास्तविक नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, या ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है। वे मानते हैं कि सभी रोग अस्तित्वहीन है, पर मानसिक साधनों से ठीक भी किए जा सकते हैं। अब जब अस्तित्व ही नहीं है तो वो ठीक कैसे होंगे? पहली बात तो चीज होनी चाहिए ना, अगर आपने उससे डील करना है तो। वह मानते हैं कि बीमारी को सोचने मात्र से गायब किया जा सकता है।
वास्तव में सच है कि बीमारी को कभी कभी सोचने से विचार की शक्ति के तहत गायब किया जा सकता है, और ये हो सकता है कि कोई विचार तथ्यों की मौजूदा स्थिति के विपरीत हो सकता है। कभी कभी तथ्यों को गायब किया कर सकता है डूअर, और विचारों यह विचार कि कोई बीमारी नहीं है, दर्द नहीं है, सिर्फ पूर्ण स्वास्थ्य है, आराम है, जबकि बीमारी सच में होती है। इस तरह की सोच सांस रूप पर एक छाप लगाएगा। सोचने का यह तरीका पिछली छापों को मिटा देगा, और ये रोग की छापों को तलाश करके उन पर हमला करता है। और हीलर्स या मानसिक उपचार करता अपनी सोच की कई सीमाओं से अनजान है, और घटनाओं के प्राकृतिक पाठ्यक्रम में हस्तक्षेप करते हैं। तो कभी कभी मतलब जो इम्प्रेशन मेंटल हीलर ने अपनी सोच से ब्रेथ फॉर्म पर बनाया था, वह इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वे प्राकृतिक तत्वों को कंपेयर करता है, और ब्रेथ फॉर्म पर एक नया इम्प्रेशन बनाने के लिए वो सक्सेसफुल हो जाता है। बट इन द नटशेल ऑथर सिर्फ इतना कहना चाह रहा है कि ये तरीके, ऐसा नहीं है कि ये तरीके कई बार काम नहीं करते, हो सकता है कई बार, वेरी रेयर पर ये तरीके काम करते हैं, पर इसमें लेसन इज नॉट लर्न। तो मेन को जो बार बार जोर दे के समझा रहे हैं कि लेसन इज टू बी लर्न। और भुगतान से कई बारी हम, जैसे लंबी बीमारी है, लंबी बीमारी के बाद क्या होता है कि अ, इंसान ढीला पड़ जाता है, उसका जो अहंकार है वो टूटता है। तो जब अहंकार टूटेगा तो उसका जीवन के प्रति रवैया, सोचने का तरीका, ये सब बहुत बदल जाएगा। और आप बाद में सोचो तो ये जो फेस था बीमारी का, ये उसके लिए बहुत जरूरी था, उसको एक सही दिशा पे लाने के लिए। तो ऑथर ये नहीं कह रहा कि आप बीमारी में रहो, आप बीमार रहो, या आप उसके साथ अंगीकार कर लो एक फिजिकल हेल्थ कंडीशन के साथ। वो बार बार बस ये जोर दे रहे हैं कि आप लेसन जो वो बीमारी देने आई है। और आई थिंक जब हम ध्यान में आते हैं, मेडिटेशन में आते हैं, तो वी आर थिंकिंग, हम साइलेंस में आते हैं, तो तब हमें सुनाई देती हैं प्रेयर्स तो हैं, तो हम हमें चाहिए, हम बोल रहे हैं ये चाहिए वो चाहिए, या हमारे ये दुख दूर कर दो। बट मेडिटेशन इज सुनना, और इस सुनने के दौरान हो सकता है कि हमें वो जो पाठ आया है हमारे सामने, उसके बारे में हम अवेयर हो जाएं कि ये क्यों आया, और मैं ऐसा क्या चेंज करूं, मैं कहाँ गलत हूं कि मैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन से निकल जाऊं। ये अच्छा, अब इसमें और काफी मतलब गहरे तरीके से मेंटल हीलिंग को समझाया गया है। तो एक तरीका इसमें ये भी बताया गया है कि हीलर के विचार, हीलर इलाज के विचार को पकड़ के रखता है। तो जहां आप कंसंट्रेटेड एक थॉट को कंसंट्रेशन दोगे, तो वो चीज भी मैनिफेस्ट होती है। इनमें से कोई भी तरीका कारगर होगा कुछ केसेस को ठीक करने के लिए, बट कुछ लिमिटेशंस के साथ। कुछ केसेस में इलाज संभव नहीं होता, या थोड़ी देर के लिए ही रह पाता है। कुछ केसेस में इलाज केवल एक जीवन के लिए ही पर्याप्त हो पाता है, अगले जीवन में फिर दोबारा आपको उसका सामना करना पड़ेगा। तो कुछ विचारकों का या स्कूल ऑफ थॉट्स का ऐसा मानना है कि भगवान के आगे विनती करके, जिद करके बीमारियों को हटाना चाहिए, और वे भी उसी भगवान का एक अंग है, और भगवान के शरीर में बीमारी की तो कोई जगह नहीं। मानसिक तरीके से ठीक होने की, ये बीमारी को दूर करने की कोशिशें बहुत से मानव प्रजातियां करती आई हैं, और कहीं ना कहीं ये गलत है, क्योंकि वह सोच जो कि वांछनीय फल चाहती हैं, वह नैतिक रूप से गलत है। उनकी सोच में आत्म धोखा शामिल है। अपनी सोच में ऑपरेटर स्वास्थ्य को अपनी सोच में जो हीलर है, स्वास्थ्य जो भी जिसको ये बीमारी है, स्वास्थ्य को देखता है जो कि बीमारी से भरा हुआ है, उस शरीर को स्वस्थ देखता है जो कि बीमारी से भरा हुआ है, और उसी बीमारी का वह अस्तित्व होने का भी इनकार करता है। ये फिर दोबारा से ही उसी चीज को समझाएगी। ये गलत है क्योंकि इसमें एक आत्म धोखा है। जो राइटनेस खुद उन्हें दिखाती है, उसके प्रति वे अंधे हो जाते हैं।
जब भी किसी के लिए जानबूझकर खुद को धोखा देना बुरा है, जब तक कि वह खुद से झूठ को सच नहीं मानता। इस तरह के तरीके से दूसरे के साथ व्यवहार करना बदतर है। जो दूसरों को समझा रहे हैं कि आपकी बीमारी है ही नहीं, आप भगवान का पाठ हो, ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, उसमें बीमारी कैसे हो सकती है आप जब उसी का अंग हो। तो इस तरीके से जो दूसरे को समझा रहा है वो एक तरह से दूसरे को आत्म धोखा देने के लिए प्रेरित कर रहा है, दूसरे को आत्म धोखा का अभ्यास सिखा रहा है, दूसरे की सोच के साथ हस्तक्षेप कर रहा है और उसे अव्यवस्थित कर रहा है। आप में उसकी बुद्धि का प्रकाश बंद करना सिखा रहा है और उसे आत्मधोखे के परिणामों से पीड़ित होने का कारण बना रहा है। वह कर्ता के नाजुक और खतरनाक शक्तियों के साथ इलाज करने का प्रयास कर रहा है और उसकी स्थिति एक ऐसे सर्जन के जैसे है जो एक अवसर आने पर अनुपयुक्त उपकरणों को उठाएगा और एक शरीर का ऑपरेशन करने का प्रयास करेगा जिसके बारे में ना तो वह जानता है और ना जिस शरीर को देख पा रहा है। वह उस ज्ञान को प्राप्त करने की तो जो ऐसा इलाज करा भी रहे वे उस ज्ञान को प्राप्त करने को स्थगित कर देते हैं जो उनके विकास के खिलाफ और जो उनके विकास के खिलाफ काम करते हैं, जो उन्हें भौतिक शरीर को परिपूर्ण करने और अपने त्रिगुण स्व के साथ एकजुट होने में मदद करता है। इसके अलावा कर्ता पर कुछ ज्यादा आपदाएं भी आती हैं। इसके बाद आता है सेक्शन 21, मेंटल हीलर्स एंड देयर प्रोसीजर्स। तो ये शुरू होता है गरीबी जो है, अब पॉवर्टी जिसे हम बोलते हैं, भौतिक संपत्ति की गंभीर परीक्षाओं को जन्म देती है। ये स्थितियां लंबे समय से जारी विचारों का बाहरीकरण है। अय्या पर उन रिकॉर्डों को पढ़ा जाता है जिनमें ये विचार काम करते थे। हर बार जब हम उन्हें जारी जब वो जारी होती हैं तो अय्या पर ब्रेथ फॉर्म या सांस रूप से धन की कमी चिन्हित हो जाती है। तो जैसे बीमारी भी एक चिन्हित है, उसी तरीके से अय्या पॉवर्टी जिसे हम कहते हैं, पैसे की कमी, यह भी एक धन की कमी सांस के ऊपर या ब्रेथ फॉर्म के ऊपर ही चिन्हित होती है। तो भविष्य में जो अब उसी हिसाब से खुशी, अपव्यय, दर्द, भय, चिंता, ये सब भी मिलने वाले, ये भी संकेत हमारे ब्रेथ फॉर्म पर ही रिकॉर्ड किए गए हैं और ये पूर्णतः हर इंसान में निर्मित है कि ये इन मानसिक परिणामों से वो कैसे निपटेगा। ये सब डूअर के ऊपर निर्मित है। तो अब इसमें कई हम देखते हैं ना, लोग हैप्पी गो लकी, बॉर्न लकी, उनके बारे में बताया गया है। तो यदि धातुओं का धन चिन्ह, धातुओं का धन चिन्ह, एलिमेंटल फोर्सेस जो धातु, जो भी आपके एलिमेंट्स है उनका धन चिन्ह आपके श्वास रूप पर है, तो पृथ्वी तत्व व्यक्ति के चारों ओर झुंड बनाकर रहेगा। पृथ्वी तत्व व्यक्ति के चारों ओर झुंड बनाकर रहेगा। उसके पास धन होगा, चाहे वह कितना भी असमर्थ या अयोग्य क्यों ना हो। विशेष रूप से अगर वो परोपकारी हो तो और भी अच्छा। धातु अ, धातुओं का पृथ्वी तत्व उसे वहां ले जाएगा जहां उसे वह प्राप्त करेंगे। तो खुद एलिमेंटल फोर्सेस या जो धातुओं के तत्व है उसे अट्रैक्ट करेंगे ऐसी जगह पे जहां पे वो इन फोर्सेस को प्राप्त करेगा। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने कहीं पढ़ा था कि, या शायद मधु जी ने ही बताया था कि कोई एक एक्सीडेंट होता है और एक इंसान की तो डेथ हो जाती है, वहां दो फ्रेंड्स जा रहे होते हैं, एक फ्रेंड वहां नीचे गिर जाता है और दूसरा उसकी हेल्प करने के लिए नीचे उतरता है। अब फ्रेंड की तो डेथ हो गई होती है बट उसको एक होल्ड और की खान मिल जाती है। तो यही है कि वो धातुओं का धन चिन्ह स्वरूप उसके अय्या ने उसके ब्रेथ फॉर्म पे चिन्हित किया था। तो वो वहां अच्छे काम के लिए गया था, दोस्त की मदद करने के लिए गया था, पर उसे बहुत सारा धन मिला, उस तत्व के ने उसे अपनी तरफ आकर्षित किया और वो वहां गया। तो अब चाहे वह इस धन को जमा करे या खर्च करे, उसके पास तैयार पैसा होगा। इस चीज को, वह जिस भी चीज को छुएगा वह पैसे में बदल जाएगी। यदि सफलता का संकेत श्वासों पर है तो सफलता के तत्व उसके चारों ओर भीड़ लगाते रहेंगे और उसका व्यवसाय हमेशा सफल होगा। उसे सफल लोगों के साथ लाया जाएगा। यदि वह किसी उद्यम या
एंटरप्राइज में है जो कि असफल होने वाला है, तो वह समय रहते ही उससे बाहर निकल जाएगा बिना जाने के ऐसा क्यों हुआ। यदि इच्छा का संकेत जिसे वांट बोलते हैं उस हमारी ब्रेथ फॉर्म पर है, तो वह हमेशा अभाव में रहेगा। तब भी अगर उसके पास तत्वों का संकेत है, मतलब जो जो हमने ऊपर बात की, जो तत्वों का आकर्षण है वो है, तब भी वो पैसा तो बहुत कमाएगा, तो पर वो खो देगा क्योंकि उसके पास वांट, नीड का भी एक इम्प्रेशन उसके प्लेटफॉर्म पर है। उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो धन जो भी वो प्राप्त कर रहा है, चाहे वो अबंडेंस में कर रहा है, वो हमेशा पर्याप्त नहीं होगा। यदि अशांति, चिंता या भय को का आवाहन है प्लेटफॉर्म पर, तो ऐसे इंसान को यही सब चीजें मिलती रहेंगी। तो ये जो संकेत या ये जो मोहर जो हम कह रहे हैं, ये दो वर्ग की होती है, दो टाइप्स की। एक वो जो शरीर को सीधे प्रभावित रूप से भौतिक सराउंडिंग्स प्रस्तुत करती है, जैसे भौतिक सराउंडिंग्स लाइक पॉवर्टी या एबंडेंस। तो कर्ता को, अब जो भी ये हमने अभी तक डिस्कस किया, ये सिर्फ कर्ता को, डूअर को शिक्षित करने का उद्देश्य से है कि कर्ता के पास कष्ट होना चाहिए या नहीं, ताकि वे अनुभव प्राप्त कर सके जो उसे कि सिखाएगा कि क्या नहीं सोचना है। मंशा की विपरीत परिस्थितियों पर काबू पाने के लिए हर वैद्य साधन का उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि बीमारी के साथ एडजस्टमेंट नहीं करनी, उसका उसको हटाने के लिए साधन का उपयोग जरूर करना चाहिए। जैसे हम सर्जन्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स के पास, तो उसके साथ साथ एक इंट्रोस्पेक्शन भी बहुत जरूरी है। बीमारी के मामले में व्यक्ति को चिकित्सक या सर्जन से परामर्श करना चाहिए और उसी तरीके से कार्य करना चाहिए जो सबसे उचित लगता है। दरिद्रता से भी मनुष्य को मन लगाकर काम करना चाहिए और उसे उबरने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। इसके बाद एक सेक्शन आ रहा था जो मेरा तो नहीं है, बट इसके बाद ये सेक्शन कंप्लीट हो रहा है, तो मैं इस पैराग्राफ को ले रही हूँ। अनेक विचारों के स्कूल हैं जो विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं। कुछ बीमारी और प्रतिकूल परिस्थितियों को, वास्तविकता को स्वीकार करते हैं और उनके खिलाफ अपनी सोच को निर्देशित करके उन्हें ठीक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वे खुद को समझते हैं कि ब्रह्मांड में सभी अच्छी चीजों की अबंडेंस है, बहुतायत है, और ब्रह्मांड का वह एक हिस्सा है और अपने हिस्से के हकदार हैं, इसलिए स्वास्थ्य या अबंडेंस और सफलता और खुशी उनकी है। यदि वे ऐसा सोचते हैं और इसकी मांग करते हैं, तो और इसे प्राप्त करने के लिए इसकी मांग को जारी रखते हैं। इन सभी आंदोलनों के सूत्र है वह सोच, जिसके माध्यम से उस चीज पर या उसके खिलाफ सोचकर, मतलब जो चीज चाहिए उसके बारे में सोचकर और जो चीज नहीं चाहिए उसके खिलाफ सोचकर उसे हटाना चाहते हैं। सूत्र में एक कॉमन विश्वास है कि इनफाइनाइट पावर या सुप्रीम पावर में उससे वे मांगते हैं उन्हें जो चाहिए, या वो मानते हैं कि वो इनफाइनाइट का पार्ट है, या उसकी खुशी या सक्सेस जो भी अबंडेंस है वो उनकी है, क्योंकि वे खुद जैसा हमने पहले भी बोला कि वो उन्हें लगता है कि वो भगवान का ही हिस्सा है, इसीलिए वे सब कुछ डिजर्व करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इन सूत्रों में बहुत से केसेस में मेथड सक्सेसफुल भी होते हैं। क्यों और कब ये मेथड सक्सेसफुल होते हैं ये नहीं पता उनके मानसिक रवैये में, पर इसकी वजह से उनके मानसिक रवैये में एक कॉम्प्लेसेंस, एक आलस्य भी आ जाता है और चिंता और भय भी आ जाता है, क्योंकि बीमारी से मुक्ति और कंफर्टेबल लिविंग सिर्फ अम, सोचने के नतीजे से होता है, और जो इंफॉर्मेशन है, जो जो भी वो सोच रहे हैं उसी वजह से, तो एक सिर्फ इस सोच की वजह से कि हम भगवान का पार्ट है, वो अपने ह्यूमन रेवोल्यूशन के ऊपर ध्यान नहीं देते, इसीलिए इस सोच को भी डेट्रीमेंटल बताया गया है।
इच्छा सही होने का विरोध नहीं करती और सोच विवेक की चेतावनियों से मुक्त होता है, इसलिए वे सीधे अपने उद्देश्य को पूरा करते हैं, क्योंकि उन्हें बताया नहीं जाता या पता नहीं लग पाता कि ये सब चीजें गलत है, और परिणामों की एक सीमा होती है, जो भी ये तरीके हैं उनकी परिणामों की एक सीमा होती है जो सफल इच्छा का पालन करते हैं। जब झूठी सोच लंबे समय तक चलती है तो बुरे परिणाम शारीरिक स्तर पर रोगों और पागलपन के रूप में प्रकट होंगे, और यहाँ तक कि चोरी, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार और डकैती के रूप में भी। इन आंदोलनों की शिक्षाओं के माध्यम माध्यम से कुछ सत्य और अच्छी सलाह बिखरी भी हुई है, बहुत कम। वास्तव में अधिकांश सफलता मौन, आत्मसंयम, प्रलोभनों का विरोध करना और चुंबकीय बल का पालन के लिए उपदेशों से आती है। सो दैट्स इट मास्टर्स। थोड़ा बहुत टेक्निकल हो गया लास्ट में, सॉरी। दिस वाज इट। थैंक यू सो मच नीतू जी, इट वाज वंडरफुल। एंड आपने थोड़ा सा पीछे का भी जो कल मैंने बताया था आपने वो भी बताया, और साथ ही साथ जो अभी हम सुन रहे थे वो भी। हमने हीलिंग के बारे में भी, कई बार मेंटल हीलिंग के बारे में भी हमने काफी जाना अभी इस बीच में, और समझ में आया। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आपने ये स्वाध्याय किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो मास्टर्स, किसी के अगर कोई भी प्रश्न हो या कोई भी शेयरिंग हो या कुछ पूछना हो, सो देन वी कैन टेक 15 मिनट्स ऑफ क्वेश्चन आंसर्स एंड देन हम ध्यान में जाएंगे, तब तक कि नीतू जी को भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा। एंड हाँ, यस तृप्ता जी प्लीज। सबसे पहले तो मैं आप सबको अपना बहुत बहुत प्यार और बहुत नमस्कार भेजती हूँ। नीतू जी को बहुत कांग्रेचुलेट करती हूँ, और मधु जी आपको भी कांग्रेचुलेट करती हूँ। अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, और नीतू जी ने बहुत अच्छे से समझाया, क्योंकि बीइंग हीलर जैसे वो भी हीलर हैं, मैं भी हीलर हूँ, और हमें बहुत सारी चीजों के बारे में पता चला कि हीलर्स को भी कितना कुछ ध्यान करना चाहिए। हीलिंग इज नॉट द इजी थिंग। जैसे लोग सोचते हैं ना भी कोई भी उठ के रेकी कर लो और प्राणिक हीलिंग सीख लो और जैसे मर्जी हीलिंग कर दो, उल्टी सीधी हो गया जी, है ना, मास्टर बन गए, डिग्री मिल गई उनको, चलो हो गया। बट ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ में ये चीजें जो नीतू जी ने आज समझाई हैं कि अपनी सोच के ऊपर कंट्रोल, उसको वॉच करना है हर चीज, कि मैं कहीं अपनी एनर्जीज तो उसको पास ऑन नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बीमारी अपनी कमियां वो तो नहीं कर रहा हूँ। ये तो बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने हीलिंग के बारे में बताया। बाकी एलिमेंटल्स का भी जैसे इन्होंने बताया, जैसे क्रिस्टल हीलिंग करते हैं वो भी एलिमेंट है, क्रिस्टल भी। जो मेरे दादाजी ना वो सुरमा बनाते थे, तो वो हमें बोलते थे कि खरल के साथ, खरल ले जाते थे हम ऊपर चांदनी में बैठ के, उसको गुलाब जल लेके उसको रगड़ते थे। वो सुरमा स्पेशली हमें चांदनी रात में ही रगड़ना है। तो वो कहते थे कि इसके अंदर चंद्रमा की रश्मियां आएंगी, और ये नेचुरल, सुरमा भी नेचुरल होता है, गुलाब जल भी नेचुरल है, और ये रश्मियां चंद्रमा के आने से आंखों को बहुत ठंडक देगा और कोई बीमारी नहीं होगी। वेरी तो नाइस। ये चीजें भी बहुत समझ आती हैं, और ये बहुत बचपन की बात है, मैं बहुत छोटी थी उस टाइम की बात मुझे याद आई आज। और दूसरी चीज मैंने ये जाना कि जैसे योग में मैं बोलती हूँ सबको कि अगर आपका प्राण स्थिर है, अगर आप योग करते हो, आपका प्राण बैलेंस कर लिया ना, इनसाइड इफ एवरीथिंग इज बैलेंस्ड इनसाइड, योर लाइफ विल बी बैलेंस्ड। करेक्ट। बाहर भी सब कुछ अपने आप बैलेंस्ड हो जाएगा। जी। तो ये भी यहाँ पे भी परसिवल सर ने बार बार एक ही चीज की बात की है, श्वास, श्वास, है ना। तो जो भी हमारी श्वास की एनर्जी है वो अपने आप चीजों को भी हमारे भौतिक जीवन में भी उसी तरह से ठीक करती हैं जैसे कि वो हमारे फिजिकल बॉडी में करती हैं। लोगों को लगता है कि ये हीलिंग का और योग का कोई संबंध नहीं है, बट
योग का संबंध है, क्योंकि जब हम ब्रीदिंग करते हैं या हम कोई भी आसन करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, तो हमारी ब्रीदिंग अपने आप बैलेंस होने लगती है, दोनों नॉस्ट्रिल्स बैलेंस हो जाती हैं, तो Correct. लाइफ अपने आप बैलेंस होने लगती है। उसके साथ मूलाधार चक्र, गरीबी में लोग जो जीते हैं वो मूलाधार चक्र में फंसे होते हैं, तो जब आप स्टैंडिंग करते हो तो उसमें भी आसना करते हो, मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करते हो, तो अपने आप गरीबी भी दूर जाने लगती है। तो हमारे श्वास का और हमारे भौतिक जीवन का बहुत गहरा संबंध है। बस और लोगों को मैं मौका देना चाहूंगी, इतना ही कहना था। थैंक और यू बाकी तो गुप्ता ये जी। परसिवल जी ने जो भी लिखा है, एक एक शब्द मैं बड़े ध्यान से सुनती हूँ कि ये एक एक शब्द उन्होंने कैसे चुन चुन के और कितने गहरे में जाके इन चीजों को उन्होंने जोड़ा है। और ये भी थैंक यू सो मच गुप्ता जी। बात क्या है कि जो आपने बोला बिल्कुल सही है, और ध्यान योग ये सब हम कर रहे हैं। दूसरी चीज जो हीलिंग की बात है, चाहे रेकी की बात हो, तो ये जो रेकी लोग रेकी करते भी हैं, तो और मेंटल हीलिंग की बात है, तो अब सोचिए, मैं एक कितनी अच्छी बात है कि ये मैसेज मुझे अभी कल ही मिला है। मैं आप लोग को एक फॉरवर्ड करूंगी, आराम से आप लोग उसको सुनिएगा। मैंने एक मुझे मैसेज मैं पढ़ रही थी एक्चुअली, पढ़ नहीं रही, सॉरी, यूट्यूब देख रही थी, तो मैं आप सबको ये फॉरवर्ड करती हूँ। 1 2 3 और 1 सेकेंड। उसमें ये बताया गया है कि जब हम, सॉरी, ये मैंने फॉरवर्ड किया अभी ग्रुप में अभी। तो उसमें ये बताया गया कि हमारे ब्रेन के अंदर हमारा जो एक न्यूरॉन्स होते हैं जो क्रिस्टल्स के फॉर्म में होते हैं, और ये हमारे ब्रेन में जो कुछ भी हमारे चारों तरफ, मास्टर्स 1 मिनट अपने आप को म्यूट कर ले प्लीज। कौन, शायद किसी की आवाज आ रही, मुझे नहीं पता। एनी हाउ, सो कई बार हमारे अंदर जो कुछ भी या हमारे चारों तरफ जो कुछ भी चल रहा है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा होता है, और हमारे अंदर जो कुछ भी ये क्रिस्टल्स जैसे रिफ्लेक्ट करते, मिरर के समान होते हैं। अब आप सोचिए कि जो कुछ भी आपने देखा, जो कुछ भी सुना आपने, वो आपको बकायदा आपके उस पटल पर जाकर चिन्हित हो गए। अब वही सेम चीज दूसरा मिरर भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर आप स्ट्रेस में रहते हो, आपका परिवार स्ट्रेस में रहता है, या कोई भी आपका, जैसे कोई भी फैमिली में कोई इंसान एक जन स्ट्रेस में है, तो जब दूसरा उससे मिलता है, बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल मेरे हस्बैंड घर आए, आज वो टेंशन में है, स्ट्रेस में है, सर दर्द हो रहा है, तो एक दिन मैं बैठी, जब नॉर्मली तो हम हमेशा ही बातचीत करते हैं, लेकिन जब स्ट्रेस में है और मैं बैठी उनके पास जाके, तो मेरा भी सर दर्द होने लगा। ये चीज मैंने एक्चुअली एक्सपीरियंस किया। तो मैंने बोला तुम्हारे पास बैठने से मेरा सर दर्द होने लगा है, तो मैं दूर हट गई। बट द थिंग वाज, ये चीज मुझे तब एक्सपीरियंस हुई थी, लेकिन आज जब मैंने ये मैसेज पढ़ा, और वैसे भी जो मुझे चीजें पता है, जो मुझे एज अ हीलर, एज यू नो, जब मैं ध्यान कराती हूँ, हम जैसे हम बोलते हैं, बोलने मात्र से भी हील होते हैं लोग। और जो सकारात्मक बोलता है, सकारात्मक सोच, अगर कोई नकारात्मकता में है, तो उसके पास जो इंसान बैठेगा उसको भी वो नकारात्मकता, वो स्ट्रेस, वो टेंशन फील होता है। दैट मीन्स व्हाट आर यू क्रिएटिंग? यू आर क्रिएटिंग स्ट्रेस, यू आर क्रिएटिंग टेंशन, यू आर क्रिएटिंग लॉट ऑफ ग्रीफ, डिप्रेशन, एंजाइटी, आप हर चीज आपने फैलाई। लेकिन अगर कोई इंसान सकारात्मक सोचता है, लोग उससे जुड़ते हैं, वो और सकारात्मक बनते जाता है, और लोग सकारात्मक बनते जाते हैं। आप वो वीडियो देखिएगा, ये बहुत अच्छा वीडियो है, और ये बस एक शॉर्ट्स के रूप में आया था मेरे पास में। मैं 1 मिनट कोशिश करती हूँ कि यहाँ मैं फॉरवर्ड करूँ। और दूसरा, जो हम मूलाधार चक्र की बात कर रहे थे, तो जरूरी नहीं है कि दैट यू हैव टू एक्टिवेट योर मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने के लिए चक्रा हीलिंग ये सब करने की जरूरत नहीं होती है। समटाइम्स इट इज ऑलवेज बेटर टू गो आउट इन द गार्डन, थोड़ा सा गार्डनिंग कर लो, जमीन के साथ जुड़ जाओ, नीचे बैठो, खुरपी लो और खोदना शुरू करो, मदर अर्थ के साथ जुड़ जाओ, और अपने हाथों के साथ आप काम करते हैं, जैसे बोलते हैं ना, मदर अर्थ, डर्ट या सॉइल, आप जो भी आप बोले, आप जुड़ जाए। दूसरा, आप जब योग करते हैं, तो योगा करने के लिए हम जब मलासन करते हैं, तो हम ऐसे करके बैठ जाते हैं, पाँव को पूरा ऐसे, मतलब ऐसे करके बैठ जाते हैं, और ऐसे ऐसे हाथ। तो क्या हो रहा है, बेसिकली वी आर एक्चुअली बैलेंसिंग अवर मूलाधार चक्र। तो एक तो ये है।
और जो धातु वाली बात बोली, मेटल एनर्जी, तो जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं या जिनको ऐसा लगता है कि इसकी कमी हो रही है, या दे वांट फाइनेंशियल अबंडेंस, तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे उसमें ऐसा कहा जाता है न्यूमरोलॉजी में भी, कि आप मेटल एनर्जी के साथ जुड़े, तो गोल्डन मेटल मतलब यानी कि अगर लेफ्ट हैंड में आप वॉच पहन लें तो गोल्डन वॉच, वो आपको बहुत इफेक्टिव होती है। सो जस्ट गिविंग यू वेज कि ये सारे, नमक से भी बहुत सारी चीजें होती हैं, कि नमक को आप स्टील के और लोहे के बर्तन में ना रखें। जैसे हम लोग होता है ना कि कई बार हम हीलिंग करते हैं अपने कमरे में, कोई नेगेटिविटी या नेगेटिव ऊर्जा है, तो हम स्टील की चीजों में रख देते हैं या लोहे की चीजों में, कटोरियों में रख देते हैं नमक को। वो नहीं करना चाहिए, कांच के साथ आपको जोड़ना है, तो जो आपका जो राहु है वो बैलेंस रहता है उससे, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। बट दिस इज व्हाट विल हैपन एनी हाउ। हम जब मेंटल हीलिंग की बात करते हैं तो मेंटल हीलिंग में भी हम अपने सोचने मात्र से कितनी सारी चीजें हील कर सकते हैं। अगर हम सकारात्मक सोचेंगे, आज हमने सोचना शुरू किया, 6 महीने के बाद वो इफेक्ट होना शुरू होता है एक्चुअली। लेकिन अगर आपने पिछले जन्मों में काफी काम किया हुआ है, तो दैट मीन्स आपने जहां हाथ रखा वहां सोना, मतलब इन द सेंस कि आपकी सोच ही सोना बन जाती है, कि आपने बोला और बोलने मात्र से हो गया। और कल हमने जो बोला आज वो हो गया। सो आई एम सो हैप्पी कि हम सब उस ऊर्जा से जुड़ रहे हैं। इसलिए सकारात्मक सोचो मास्टर, सकारात्मक सोचो, जितना सोचोगे उतना पूरा होगा। और हमारे साथ मास्टर्स जुड़े हुए हैं, जब हमें वो गाइडेंस मिल रहा है तो क्यों ना हम उसे यूज करें। सो थैंक यू सो मच नीतू जी, बहुत बहुत शानदार, बहुत अति उत्तम स्वाध्याय रहा और बहुत कुछ समझने को मिला। और तृप्ता जी ने भी बहुत अच्छे से बताया। आई बिलीव पद्मा जी का प्रश्न था, उन्होंने हैंड रेज किया था, फिर उन्होंने हैंड डाउन कर लिया, बट एनी हाउ शायद चली गई है, मेरे को लगता है, कोई बात नहीं। सो मास्टर्स, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम ध्यान में बजा सकते हैं। कोई अगर कुछ पूछना चाहता है, चेहरे देख के तो लग रहा है कि कोई, सब लोग कुछ कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन सब चुपचाप बैठे हैं। हाँ, पद्मा गुप्ता जी का हैंड रेज है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा होता है, प्लीज, मैं पूछूं नहीं पूछूं, पूछूं नहीं पूछूं, ऐसे आती है मेरे को ना दिमाग में, मेरे को लोगों की बातें सुनाई पड़ती। यस पद्मा जी, प्रणाम। आत्मवंदन मैम। हाँ आत्मवंदन प्रणाम। मैम जैसे अभी बताया मैम ने कि हमारी हर जो बीमारी आती है वो हमें कोई ना कोई लेसन सिखाने के लिए आती है, और साथ में हमारे विचारों को जब तक हम परिवर्तित नहीं करेंगे वो नहीं जाए। तो मेरे हस्बैंड को पिछले 34 ईयर से डायबिटिक है वो। जी। और मतलब अब हार्ट से भी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है। तो ऐसा क्या है जो, मतलब थॉट में ऐसी क्या चीज है जो उनको, मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि क्या चेंज करना चाहिए जिसकी वजह से उनको ये बीमारी आई, और क्या लेसन देने के लिए आई है। वो क्या काम करते थे, और आपके घर में कितने लोग हैं, कितने वो परिवार में लोग हैं, क्या क्या काम किए मेरे हैं, क्या मार्केट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली? वो स्टील कंपनी में जॉब करते हैं। पहले मार्केटिंग में भी जॉब करते थे वो। और साथ में जैसे हम लोगों का फैमिली से काफी अलग रहे, और हम उन्होंने मतलब घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो तो है ही उनके ऊपर। फाइनेंशियल जो भी मेरी 2 बेटियां हैं, एक की शादी हो गई, एक की नहीं हुई है अभी। तो जी एक नॉर्मल फैमिली होती है वैसी है। जी। ओके, तो देखिए पद्मा जी, क्या होता है, इसमें मैं किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा रही हूँ, लेकिन क्या होता है कि जब हमारा एक परिवार होता है, एक घर जब चलता है, तो एक के ऊपर जिम्मेदारी होती है कमाने की, बच्चों की शादी की, घर को चलाने की, और घर परिवार से अलग होकर कर रहे होते हैं, तो एक तो वो होता है। क्या होता है इस जीवन के आपाधापी में, जो दौड़ भाग चल रही होती है, जब हम कोशिश करते हैं कि हम हर चीज को पूरा करें, राइट, तो कैसे पूरा होता है वो, जब तक कि इंसान काम करने नहीं जाता, उसको टेंशन होता है। मार्केटिंग में भी थे तो उनको वो पूरे करने होते होंगे हर महीने, कि इतना आपको आपका टारगेट है, उस टारगेट को मीट करना है। एंड until unless यू मीट दैट टारगेट, यू वोंट बी एबल टू गिव इन, लाइक आपको कमीशन नहीं मिलेगा, या आपको वो टारगेट अचीव करेंगे तभी मिलेगा। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये मैं कर चुकी हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ। पद्मा जी, आप कहाँ गए?
मास्टर्स प्लीज, जब तक कि हम वो दे रहे हैं तो आप उनको रिमूव ना करें। हाँ, हो सकता है यहाँ पे हो, आईजे के उसमें से होंगे, देखिए एक बार उनको, या वो शायद गायब हो गया उनका। कोई बात नहीं, ये आंसर मैं देती हूँ। सो व्हाट हैपेंस इज कि जब हम इन सब चीजों को ध्यान में रखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, एक इंसान को बहुत सारा काम करना पड़ता है। वो अपना ना रात देखता है, ना दिन देखता है, ना खुशी देखता है, ना अपनी तरफ देखता है कि उसको अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, तबीयत नहीं भी ठीक हो तो भी जाता है। धीरे धीरे वो बीमार रहता है, मन से खुश नहीं रहता, उसको अच्छा नहीं लगता, और उसको ये सारी चीजें अफेक्ट करने लगती है। हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे वो सब चीजें हमें, हमारे हर एक सेल सेल में ये हो जाता है कि हमको फोर्सफुली काम करना पड़ रहा है। हम खुश नहीं है लेकिन हमको करना पड़ रहा है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको उसका निर्वहन करना है, उसको पूरा करना है। तो जो करता है वो डेफिनेटली खुश होकर नहीं जी पाता, क्योंकि उसके लिए वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो चाहता नहीं है। इसलिए कई बार कहा जाता है कि जो आप जॉब करना चाहते हैं वो आपको खुशी दे, ऐसा काम करें। जो भी जॉब आप करें वो खुशी दे, तब आप करें, नहीं तो ना करें। क्योंकि कई बार क्या होता है, अब जैसे एक सिंपल सी बात है, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ डेली सबको यहाँ को होस्ट भी करवा रही हूँ या जो भी है, लोगों के लिए कितना टीडियस है। ये बोलना बहुत इजी है कि हम होस्टिंग कर रहे हैं, या हम एडमिन का काम कर रहे हैं, या हम ग्रुप को संभाल रहे हैं। ये बोलना बहुत इजी है, ग्रुप को खोलना और बंद करना भी। ऐसे बोलने के लिए लोग बोल तो बहुत देते हैं कि अरे ये तो बहुत इजी है, हम कर लेंगे, लेकिन समय आने पे वो भूल भी जाते हैं। और केवल मेरी बात नहीं, सबकी ही बात है ना, सबकी बात, मेरी भी बात, कि मेरे लिए भी उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन जो आपको खुशी देती है वो करिए। इसलिए कई बार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांट लेने से वो भार कम हो जाता है। और दूसरी चीज क्या करना है, सोलर प्लेक्सस चक्र, उस पर काम करना है आपको। वो लिवर, पैंक्रियाज, इस पे काम करना है। वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, सिट्रीन एनर्जी से भी आप जुड़ सकते हैं, हल्दी लगा सकते हैं, पीले फल फ्रूट्स खा सकते हैं, और वॉकिंग करें, खुश रहने की कोशिश करिए। सबसे पहला काम, डायबिटीज क्यों होती है, लोग खुशी से जीना भूल जाते हैं, खुश रहना बंद कर देते हैं, इसलिए डायबिटीज होती है। जब आप धीरे धीरे ध्यान करना शुरू करते हैं तो आपका एक तो खुश जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो आपको ऑटोमेटिकली हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसको हम डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स बोलते हैं। ये सारे रिलीज होते हैं आपकी बॉडी में, और वो सकारात्मक ऊर्जा जब क्रिएट होती है तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपका बीपी, आपका डायबिटीज, ये सब कम हो जाता है। और धीरे धीरे, जैसे अब हम पढ़ रहे थे कि आपको डायबिटीज की परेशानी, लेकिन अब हार्ट प्रॉब्लम भी हो गई है, क्योंकि वो आपके ब्रेथ फॉर्म में है कि आप खुश नहीं है, अब आपका वो हार्ट भी अफेक्ट करने लगा है। तो इसलिए आगे चल के पता नहीं क्या हो, इसलिए अब आज आपको पता चल गया है, स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट। अपना एक्सरसाइज भी करिए, योगा भी करिए अगर कर सकते हैं, और ध्यान करिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है। सो आई होप ये उनको मैसेज मिल जाएगा। यस ज्योति जी। हाँ जी, अनुष्का मैम, थैंक कोई यू बात नीतू नहीं जी, अर्चना। बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन था आपका, बहुत अच्छा समझ आया। मैम एक ही मैंने आपसे ये पूछना था, कितने कल मैंने आपको बताया था ना कि वो जो एनर्जी एक वो रेनबो वाली आई थी, तो वो आपने बोला था कि उसका देखना कि कैसे रहता है अगला दिन। तो आज मेरा सारा दिन ना बड़ा इरिटेटिंग रहा, बहुत ही इरिटेटिंग, और हर वक्त मतलब गुस्सा ही आता रहा, और समझ ही नहीं आ रहा, सिर में दर्द हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। तो आप उसके साथ क्यों एसोसिएट कर रहे हो सकता है कि एक दो दिन देखो, एक ही दिन में मत बोलो, हो सकता है कुछ और रीजन अच्छा हो इरिटेशन का। मे बी हस्बैंड अच्छा। मैं ये नहीं बोल रही, बट देखिए कुछ भी हो सकता है। यू मस्ट हैव अब्सॉर्ब समबडीज एनर्जी, राइट, ये भी हो सकता है। इसलिए गिव इट ओके टाइम, एक दो दिन देखो। मैं सिर्फ ये बोलूंगी कि अगर नेगेटिविटी फील हो रही थी, अच्छा नहीं फील हो रहा था, कल कोई हो सकता है सोने से पहले कुछ कुछ तू में हुई हो, या कुछ ऐसी बात हुई हो, तो आप जब नहीं, सोए आज होंगे। हुई है। हाँ तो वही, इसलिए बोल रही हूँ कुछ तो बात हुई होगी, तो इसलिए गिव इट टाइम। हो सकता है कि उनके मन में भी कुछ चल रहा होगा, आप चुप चुप हो जाओ और पूछ लो कि भाई क्या बात है, तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। गिव इट टाइम, है ना। और कोई नमक से रीजन लेस, कोई रीजन नहीं, वैसे ही मतलब ये पता नहीं क्या हो रहा था कि वैसे इरिटेशन मतलब हो रही थी, थोड़ा सा समझ और नहीं आ रहा ध्यान था। दे दो, चाय जाके पेश करो, राइट, चाय पेश ठीक करो, और उनको और उनके पसंद का खाना बना दो, ऑटोमेटिकली सारा, जैसे जैसे भूखे पेट भजन ना हुए वाली बात है, वैसे ही जब भूखा पेट रहता है ना तो इंसान ज्यादा चिड़चिड़ करता है।
वो आए होंगे, उन्होंने कुछ बोला होगा तुनक के, क्योंकि पेट खाली होगा, उनका दिमाग खाली, पेट भी खाली, राइट? और आपको भी फिर उन्होंने बोला तो कैसे बोल दिया, तो इसलिए लेट अस जस्ट गिव हिम सम पकोड़ा एंड चाय। ओके। मे बी यू विल, हाँ सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, इट्स जस्ट यू नो। ओके, थैंक यू। तृप्ता जी बोल रही है आई लव यू बोल। आई लव यू बोलने के तरीके क्या होते हैं, पकोड़े और चाय से आते हैं, या फिर कुछ अच्छा चीज बना दो तो ऑटोमेटिकली वो लव यू चला जाता है। सो एनी हाउ, बट देन फिर लव यू बोलेंगे तो एक्स्ट्रा मक्खन मार के जाएगा। सो एनी हाउ, बट थैंक यू सो मच मास्टर। सो अब हम इसी नोट पर सबसे पहले हम ध्यान में जाएंगे, और फिर अगर कोई एक्सपीरियंस होंगे तब आप नीतू जी से शेयर कर सकते हैं। सो नीतू जी, हमें अब हम अपनी उड़ान की पेटी बांध लेते हैं ध्यान की, और फिर हम लोग अपना ध्यान करेंगे। सो मास्टर चश्मे उतार लें, पानी पी लें, और पिरामिड्स लगा के बैठ जाएं अगर आपके पास पिरामिड है। और नीतू जी अब हमें ध्यान के साथ आगे लेकर चलेंगे। थैंक यू नीतू जी, थैंक यू सो मच। आपकी म्यूट है, म्यूट। मैंने कहा काफी दिन से इंग्लिश चल रहा है, अभी हिंदी तो मैं बिल्कुल भूल ही गई। बट लेट मी ट्राई। नो नो, यू विल डू गुड, आई नो। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ, ठीक है? ठीक है। तो आंखें बंद कर लें मास्टर्स, चौकड़ी मार के बैठ जाए पॉसिबल, नहीं तो चेयर पे कंफर्टेबली। अपनी आईज धीरे से प्यारी सी मुस्कान के साथ बंद करें, और 3 लंबी गहरी श्वासों के साथ हम ये सफर तय करते हैं। लंबी गहरी श्वास, रोके और मुंह से सांस छोड़। एक और लंबी गहरी सांस, रोके और मुंह से छोड़। आखिरी लंबी गहरी सांस, रोके, मुंह से। इस क्रिया से हमने ये सारी टेंशन, सारी थकान श्वास रूप से बाहर छोड़, फुल रिलैक्स हो, परमात्मा अद्वितीय शक्तियों का अनुभव करें। सबसे पहले हम आवाहन करते हैं असेंडेड मास्टर्स, डिवाइन सोल्स, हमें प्रेरित, हमें प्रोटेक्ट कर, हर तरीके नकारात्मक ऊर्जाओं से हमें सुरक्षित करती है। प्रोटेक्टिव एनर्जीज ने हमें चारों तरफ से घेरा है, और हम बिल्कुल सुरक्षित। अब अनुभव करें मास्टर्स, इसके बारे में हम बात करते हैं, लाइट ऑफ इंटेलिजेंस, सफेद प्रकाश के रूप में सीधा आकाश से धरती पर आती है, हमारे सहस्त्रार चक्र
आंखें रुक गई। एक बहुत चौड़ी सी बीम ऑफ लाइट जो हमारे पूरे ऑरा को घेरे हुए, महसूस करें इससे प्रेम पूर्ण स्पंदन। अगर कोई विचार आपको बीच में सताए, उसे हल्के से झटक और बार बार अपना ध्यान इसी प्रेम प्रकाश पे लेके आए। आप महसूस करें आपके सिर के ठीक पर एक स्पंदन, एक वाइब्रेशन, बहुत ही मीठा सा। बहुत जेंटली, धीरे धीरे ये प्रकाश आपके सहस्त्र चक्र से होता है, आपके सिर के अंदर प्रवेश, ठीक आपकी चोटी से होता है। का पूरा सिर का हिस्सा अंदर से प्रकाश में आप देख पा रहे हैं। ब्रेन में मास्टर ग्लैंड्स, लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर आपको स्पष्ट दिख रहा है। आपकी आंख का पिछला हिस्सा, आपके कानों की जितनी भी तंत्रिकाएं, आपकी जीभ, जबड़े, दांत, आपके सिर का पीछे का सब कुछ प्रकाश में। जैसे किसी ग्लास में कुछ गंदा पानी और उस पे आप दूध की धारा बरसाने लगे, आप देखेंगे तो सारा गंदा पानी निकल गया था उस प्रवाह से, और वो सारी जगह शुद्ध दूध में थे। इसी तरह से ये एनर्जी, ये डिवाइन लाइट है, आपके सभी विचारों को शुद्ध कर दे और वो सारी जगह भर गई उस प्रकाश से। कुछ देर इसी सिद्धांत के साथ बने रहिए।
आपके सभी नर्व सेंटर्स बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल आराम। जैसे सारी टेंशन छू अंदर एक एक नर्व सेंटर प्रकाश चमकता है। देखिए सिर के सबसे एक एक से प्रकाश विद्युत अब ये प्रकाश आपके थिंकिंग पैटर्न्स को काम कर नकारात्मक सोच को बदल मिरेक्युलस थिंकिंग साक्षी रहें इस ट्रांसफॉर्मेशन के प्रति। लाइट ऑफ इंटेलिजेंस वो कार्य कर सकती है और कर रही है। इस चेंज को रेजिस्ट कीजिए, इस पैटर्न को जाने दीजिए, रिलैक्स होकर बैठिए और साक्षी भाव से देखिए। आपका मन बिल्कुल निष्क्रिय, स्पंदन के प्रति सजग रहें, बार बार ध्यान समय
साक्षी इस प्रकाश को देखते आपके सिर के ऊपर जितने भी रोम, सभी रोम संवेदनशील होते हैं। धीरे धीरे धीमी गति से ये लाइट ऑफ इंटेलिजेंस, सफेद प्रकाश आपकी गर्दन में उतर आपके वॉइस बॉक्स, इसोफेगस, आपकी सभी नर्व्स, एक एक सेल ये प्रकाश प्रवाह जैसे अंधेरे कमरे में प्रकाश फैलता है, लाइट जलाते ही एक एक अंधेरे का कण दूर हो जाता है। उसी तरीके से आप देख पा रहे हैं सभी नर्व्स, सभी वेव्स, ब्लड के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आप सब देख पा रहे हैं और उनमें घुसता हुआ वो प्रकाश इस वाइब्रेशन, इस स्पंदन के प्रति सजग देखिए, एक एक कण को प्रकाश में बदल दो। आपके गले में एक एक सेल की रिलैक्सेशन को फील कीजिए। ऐसा फील कर रहे हैं आप?
धीरे धीरे ये प्रकाश आपकी बाजुओं में होता है, आपके हाथों फिंगर्स के टिप्स तक पहुंच रहा है, आपके कंधे, आपकी बाजू, आपकी एल्बोज, आपके हाथ, आपके फिंगर्स इस प्रभाव को महसूस कीजिए। आपके हाथों में ये प्रकाश होता है, इस हाथ से दूसरे हाथ और दूसरे हाथ से इस, मानो हजारों हजार सुइयां छुप रही। साक्षी आपकी सांस धीमी गति से चल रही तरीके से रिलैक्स। अपने कंधों में एक ढीलापन महसूस कीजिए। ये प्रकाश जहाँ जहाँ जाता है सारी टेंशन अपने में ही समाहित कर पूर्ण तरीके से डिसॉल्व कर। अपने कंधों पे ध्यान देते देखिए इस प्रकाश दोनों चारों रूप से होता है। आपके जीवन के सभी भारों जो आप कंधों पे लेके घूमते हैं, कोई भार नहीं, केवल प्रकाश। धीरे धीरे ये प्रकाश आपके अपर टॉर्स, आपके हृदय, आपका रिब केज, आपकी
lungs, पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपके डायफ्राम तक पहुंच चुका है। देखिए अपने एक एक प्रकाश में, अंगों के एक एक सेल में ये प्रकाश अब विद्यमान। इस बंधन को अपने अपर बॉडी में महसूस कीजिए मास्टर्स। आपके हृदय में जाती हुई बाहर निकलती हुई एक एक वेद, एक एक नव इस प्रकाश से परिपूर्ण। सभी ब्लॉकेजेस सॉल्व कर चुका है ये प्रकाश। आप नया सा बिल्कुल स्वच्छ, सुंदर, काशी प्रकाश है। आपकी हर एक सांस स्वच्छ लंग्स से होती हर एक सांस हल्का महसूस करते हुए धीरे धीरे अब ये सांस आपके फोर्थ एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनीज, गॉल ब्लैडर प्रकाशित कर सारी इन्फेक्शंस और नकारात्मक इकट्ठी हुई ऊर्जाओं को अपने अंदर समाप्त कर। आपके पैन पेन सब आप देख पा रहे हैं सब कुछ।
सभी पार्ट्स के एक एक सेल आपके एक एक सुचारू चलने के आवाहन का आपका पेट आपकी लार्ज इंटेस्टाइन्स और सब कुछ क्लीन होगा। आपका लिवर चमकता जिन मास्टर्स के फैटी लिवर देखिए अपने लिवर को वापस उसी शेप में आपने हाईएस्ट साइज उसी में वापस सब तरह की सूजन दूर होते हैं। पूर्ण तरह प्रकाश होते किसी एहसास आपके लोअर एब्डोमेन पूर्ण प्रकाश में ये लाइट आपके हर ऑर्गन को सुचारू रूप से काम करते जितनी भी इम्प्योरिटीज से डिसॉल्व कर रहे हैं हर तरह के रोगों से मुक्त कर रहे हैं और हर अंग हर सेल में ब्रेन में हो रहे देखिए इस प्रकाश आपके सिर से लेके आपके हिप्स तक आपके अपर लिम्स पूर्ण प्रकाश एक मीठे से स्पंद धीरे धीरे आपके सभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और हिप्स से होता हुआ
ये प्रकाश नीचे आपके अपर लेग्स, आपके घुटने, आपके लोअर लेग्स, आपके एंकल्स, टखने और पैरों, आपके टोस में फैलता हुआ। देखें अपने घुटनों के बीच में इस प्रकाश, सारी टेंशन, सारी रगड़ जो आपस में होती है और दर्द का कारण बनी, रिजॉल्व करती है। हमारे घुटने के बीच में तरल ऑप्टिमम क्वांटिटी में स्टोर कर रहे हैं। देखिए उस तरफ देखो, सफेद प्रकाश, देखिए अपने टांगों के दर्द इस प्रकाश में खुलते हुए, महसूस करें वो स्पंद आपकी पूरी टांगों, पैरों की, टांगों को रिलैक्स, जन्मों जन्म बात है। देखिए प्रकाश अपने हिप्स, आपकी टांगों की मसल्स, कैसे ये प्रकाश तरंगों के रूप ऊपर नीचे आपके पूरे शरीर, आपके ब्लड का एक सेल कितने भाग, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, हर एक में पूर्ण प्रकाश, और यही लहू आपके पूरे शरीर में प्योरिफाइड, देखिए इस ब्लड को चलते हुए आपके नर्व्स के अंदर,
बहुत लाइट फील कर, और अब ये प्रकाश धरती माँ के कोर तक जाता है, फैल रहा है। पृथ्वी माँ के कोर तक पूर्ण तरीके से यह प्रकाश फैल, पाताल लोक तक, पृथ्वी माँ के इर्द गिर्द एक सफेद प्रकाश का पुंज, पृथ्वी माँ पर विचरने हर व्यक्ति, हर जीव, हर पौधा, पशु पक्षी, सब में विद्यमान एक एक कण इस प्रकाश को अपने भीतर महसूस कर, पृथ्वी की चमक भी सूर्य के समान तेज होगी। हर एक जीव उस डिवाइन लाइट का धन्यवाद दे, सभी दुखियों, सभी इस लाइट में हो गए, सभी अपने इस अस्तित्व को महसूस करते, इस एकता को महसूस करते, इस लाइट एक्सपीरियंस, सभी इस लाइट का एक अंश। हमारी अपनी कोई आइडेंटिटी केवल केवल 2 मिनट और मास्टर्स। इस प्रकाश के साथ सबकी एकता को महसूस कीजिए। जैसे हम सब एक दूसरे के केवल में प्रकाश, पूर्ण प्रेम से करें। धीरे चेतनाओं को समेटते
वापस लाइट ईश्वरीय शक्ति और डिवाइन मास्टर्स की गाइडेंस तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। धीरे धीरे अपने हाथों को अनक्लेस्प कीजिए, रब कीजिए, आंखों पर रखिए। मेरी एक दिन में धीरे प्यार सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलें। 5 4 3 2 1 आंखें खोलें। हेलो, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच नीतू जी, अमेजिंग मेडिटेशन, अमेजिंग, बहुत आनंद, इतने झटके लगे और इतनी ट्रांस में थी मैं कांड से, बस 2 मिनट पहले ही मैं भी बाहर आई हूँ, बट इट्स सच वंडरफुल मेडिटेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू मास्टर्स। आप सब शायद ध्यान में ही बैठे हैं, अगर कोई भी आपका प्रश्न या शेयरिंग हो ध्यान से जुड़ा हुआ, आप उसको जरूर पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। नैना जी। अगर हम सब इसी तरह शांत रहना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मेरी तो आंखें भी नहीं खुल रही है, बट थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू नीतू जी। एंड मास्टर्स, आज का जो हमारा स्वाध्याय रहा है उसको भी सुनिएगा, और ध्यान तो हमने किया ही है। सॉरी, 1 सेकेंड। बहुत बहुत धन्यवाद नीतू जी। तो फिर हम आज का सेशन समाप्त करते हैं, और एक्सक्यूज मी, सॉरी, एक्सक्यूज मी मास्टर्स। सो मास्टर्स, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो आज का सेशन हम समाप्त कर सकते हैं, और कल फिर मिलेंगे नए ध्यान और ज्ञान के साथ। चंद बातें जो मैं आप सबको बताना चाह रही थी कि शनिवार को मंडे को तृप्ता जी को जाना है, और वो अपना स्वाध्याय पूरा करना चाहती है। वैसे हमने सोचा था कि हम फ्राइडे तक कराएंगे स्वाध्याय, फिर उसके बाद सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, तो इसलिए हम शनिवार को रखेंगे स्वाध्याय तृप्ता जी का, और सैटरडे उनका स्वाध्याय रहेगा, संडे और मंडे छुट्टी कर देंगे स्वाध्याय की, एंड देन ट्यूसडे से शुरू होगा। और उसके बाद ज्योति जी जो नेक्स्ट कमिंग वीक है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, उसमें ज्योति जी भी करेंगी, और कोशिश करेंगे जो मास्टर्स करना चाहते हैं वो भी साथ में जोड़ सकते हैं। कुछ लोगों ने लिया है, मैं अभी मैं नाम नहीं शेयर करूंगी, बट यही है कि अगर आपको जो पेजेस दिए हैं आप उसको पढ़िए, और इंग्लिश में जिसको समझ में आता है वो इंग्लिश में पढ़े, जिसको इंग्लिश में नहीं समझ में आता है तो आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट करें, कॉपी करें easyhindityping.com पर, क्योंकि गूगल पे हम ट्रांसलेट करते हैं तो कई बार क्या होता है, पीछे की चीज आगे और आगे की चीज पीछे हो जाती है, थोड़ा दिक्कत होता है समझने में। इसलिए आप easyhindityping.com पे जाकर कम से कम 4 लाइन का जो पैराग्राफ है वो आप उसको कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। गूगल पे जाके डॉक फाइल बना लीजिए, जहां पर आप जो ट्रांसलेटेड मटेरियल है उसको आप कॉपी पेस्ट कर लें लाइन वाइज,
और फिर बाद में आप प्रिंट आउट ले ले, तो आपके पास एक हार्ड कॉपी रहेगी और आप तब उसको पढ़ के आप आसानी से समझ जाएंगे। और कुछ अगर समझ में ना आए तो हमारे ग्रुप में जो भी स्वाध्याय कर रहे हैं आप सभी से पूछ सकते हैं। सो यही आप सबको शेयर करना है मास्टर्स। सो थैंक यू सो मच नीतू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर रहा आज का ध्यान और ज्ञान, बहुत आनंद आया ध्यान में भी। सो थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स आज का सेशन समाप्त करते हैं। हम सबका मंगल हो, हम सब इसी तरह ध्यान ज्ञान प्रकाश प्रेम स्नेह शांति के साथ आगे बढ़ते रहें और एक दूसरे को साथ जोड़ते रहें। हम सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू हर्षिता जी को और थैंक यू नवीन जी को कि साथ में हेल्प कराते रहते हैं और बहुत सारी सेवा हमको मिलती है उनकी तरफ से भी। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू आप दोनों का।